राहुल सिन्हा। और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। तो केंद्र में नई सरकार के गठन को लेकर कवायद तेज हो गई है। आज दिल्ली में एनडीए के दिग्गजों की बैठक हुई और इस बैठक से जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई वो ये कि इसमें एनडीए के तमाम नेता शामिल हुए और इस बैठक में सीएम नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मौजूद रहे। पीएम आवास पर करीब 1.5 घंटे तक ये बैठक चली। और अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि सीएम नीतीश और चंद्रबाबू नायडू ने सरकार बनाने को लेकर बीजेपी को समर्थन पत्र सौंप दिया है, तो वहीं एनडीए के सभी दलों ने भी अपना समर्थन पत्र सौंपा है। और बड़ी खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है इस मीटिंग के बाद कि 7 जून को नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की 7 तारीख को, तो वो तारीख भी सामने आ गई है। सूत्रों के हवाले से यह खबर यह है कि नई सरकार 7 तारीख को शपथ ले सकती है। यानी कि नई सरकार कैसी होगी यह हमें 7 तारीख को पता चल सकता है। एनडीए एमपी की बैठक में संसदीय दल की जो बैठक होगी जिसमें नेता इलेक्ट किया जाएगा, प्रधानमंत्री इलेक्ट होंगे उसमें नरेंद्र मोदी, और उसके बाद नेता इलेक्ट होंगे और उसके बाद दावा पेश कर दिया जाएगा 7 तारीख को, और 8 तारीख को शपथ होगा। एक विडंबना ही है जो 272 से ज़्यादा आंकड़ा लेकर जो गठबंधन आया है, यानी विनर को लूजर के रूप में दिखाया जा रहा है, और जो लूजर है 230 के आसपास वो विनर के रूप में अपने आप को पेश किया जा रहा है। ये भी लोकतंत्र के एक अजब से विडंबना देखने को मिल रही है। बहरहाल दावे प्रतिदावे के बीच में समर्थन का पत्र मिल गया है। 7 तारीख को दावा पेश कर दिया जाएगा राष्ट्रपति के सामने। आज 8 बजे डिनर है जो आउटगोइंग काउंसिल है, और 17वीं लोकसभा को भंग कर दिया गया है। यानी जो पूरी संवैधानिक परंपरा है उसका पालन एनडीए घटक दल के और राष्ट्रपति का जो प्रोटोकॉल है उस तरह से किया जा रहा है। एक तरफ आईएनडीए गठबंधन अभी बैठक कर रहा है, लेकिन एनडीए ने अपनी पूरी तैयारी कर ली सरकार बनाने की और शपथ ग्रहण समारोह के लिए। यहाँ पर कही जा रही हैं, साफ तौर पर यह निकलकर सामने आ रहा है कि 7 तारीख को नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। और जो अटकलें चल रही थी सरकार बनाने को लेकर, सरकार गठन को लेकर, जो तमाम तरह की अटकलें चल रही थी, बड़े बड़े नेता बयान दे रहे थे, ऑफरों की बात कर रहे थे, उन तमाम अटकलों पर अब विराम लग गया है, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने सरकार बनाने को लेकर समर्थन पत्र नरेंद्र मोदी को सौंप दिया है। बिल्कुल, तो लगातार जो कयास लगाए जा रहे थे, हालांकि चंद्रबाबू नायडू ने पहले ही कह दिया था कि हम एनडीए में हैं और एनडीए में रहेंगे, लेकिन बावजूद जो कयास लगाए जा रहे थे, जो अटकलें थी, उन पर विराम फिलहाल लगता दिख रहा है, क्योंकि एनडीए के घटक दलों ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। नीतीश कुमार ने भी समर्थन पत्र सौंपा है, चंद्रबाबू नायडू ने भी समर्थन पत्र सौंपा है, और अब इसके बाद खबर यह है कि 7 जून को सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सकता है। नीतीश कुमार से बात कुछ बने, लेकिन अब चूंकि दोनों ने अपना समर्थन पत्र एनडीए के नेता प्रधानमंत्री मोदी के लिए दे दिया है, तो ऐसी स्थिति में बहुत उम्मीद नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना, राजनीति में कभी कोई उम्मीद छोड़ता नहीं है। अभी भी उम्मीद की जाएगी, कोशिश जारी रहेगी, क्योंकि आज नहीं तो कल भी जब भी कुछ हो उसके लिए एक तैयारी करके रखनी पड़ेगी। जो मीटिंग होगी कुछ तैयारी की जाएगी, बातचीत की जाएगी, और बातचीत करके ये कोशिश किया जाएगा कि कहीं ना कहीं उन नेताओं को कॉन्फिडेंस में लिया। देखिए, एक नेता और आए हैं, तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे हैं। तेजस्वी यादव पहुंचे हैं, और इससे पहले राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, सोनिया गांधी पहुंच चुकी हैं, प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं, अभिषेक बनर्जी पहुंच चुके हैं। तो एक एक करके नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, और खासतौर पर एक स्ट्रेटजी बनेगी कि विपक्ष अगर मजबूती से भी रहे, अगर आप सत्ता पक्ष में नहीं आते तो विपक्ष के तौर पर किस तरह से मजबूती से अपनी बात रखी जाए, किस तरह से सरकार को घेरा जाए, क्योंकि मैंडेट ऐसा ही मिला है। देखिए, जो मैंडेट मिला है 233 का, वैसी स्थिति में आप सरकार को घेर सकते हैं। और आने वाले समय में चुनाव है, देखिए महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होना है, उसके अलावा हरियाणा में विधानसभा चुनाव होना है, इसके अलावा आपको झारखंड में चुनाव होना है। तमाम लगातार नेता आ रहे हैं। अभी देखिए, राघव चड्ढा है जो आम आदमी पार्टी के नेता है, वो अभी जस्ट पहुंचे हैं। तो एक एक करके नेता यहाँ आ रहे हैं, और अब यही होगी कि कैसे विपक्ष को मजबूती से लड़ा जाए, विपक्ष कैसे मजबूत बने और मजबूती से अपने मुद्दों को रखे। और आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें दिल्ली भी है, अगले साल फरवरी के महीने के आसपास दिल्ली का चुनाव होगा। इन चुनाव में कैसे बेहतर परफॉर्म। जो बातें यहाँ पर कही जा रही हैं, तो एक तरफ एनडीए की बैठक खत्म हो गई है और अब इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू होने वाली है। तो जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से तेजस्वी यादव बैठक में शामिल होने के लिए गए, आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा गए, राहुल गांधी वहां पर पहुंच चुके हैं। और आपको यहां पर यह भी जानकारी दे दें कि देश में गठबंधन सरकार चलाने को लेकर जिन लोगों के पास अनुभव है, जिन लोगों ने बहुत काम किया है, उसमें
चंद्रबाबू नायडू का चेहरा भी शामिल है, क्योंकि हमें याद है कि 1996 में जब संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी थी HD देवगौड़ा के नेतृत्व में, उसके बाद गुजराल प्रधानमंत्री बने थे, तो चंद्रबाबू नायडू संयोजक की भूमिका में थे। बाद में वो NDA में चले आए और लगातार एक लंबा अनुभव रहा है तमाम दलों को जोड़कर चलने का। तो ये उनका अनुभव यहां पर काम आ सकता है जब गठबंधन सरकार चलाने की बारी नरेंद्र मोदी की आ रही है। आपको बता दें कि लोकसभा भंग हो गई है, नई सरकार बनाने के लिए दावा पेश कर सकते हैं। तारीख भी सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि 7 तारीख को नई सरकार बन सकती है। हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। रजनीश, नई सरकार बनेगी, NDA सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे, लेकिन एक अंतर आ गया है। अंतर यह है कि इस नई सरकार में बिहार की दमदार भूमिका होने वाली है। रजनीश। बिल्कुल, देखिए बिहार की भूमिका बेहद दमदार होगी और इसकी उम्मीद भी की जा रही थी। और साथ ही साथ जिस तरीके से संख्या बल है, और हालांकि इससे भी बेहतर संख्या पिछली सरकार में 2019 में थी, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर जो आंकड़े थे, उस आंकड़े में यहाँ का 39 संख्या, जिसमें कि 16 सीटें जो है वो JDU की थी, लेकिन उतना महत्व का नहीं था जितना कि आज 12 की संख्या JDU के होने के बाद भी और प्रभावी हो गई है। और यही वजह है कि इस बार की जो भूमिका होगी बिहार से, वो बेहद दमदार होगी। और साथ ही साथ जिस तरीके से JDU के शीर्ष नेतृत्व चाहते हैं या फिर जो चाहत रखते थे, वो बातें इस बार पूरी होंगी। तो ये तमाम जो रूपरेखा है और बातें हैं, आगे की रणनीति है, इन तमाम बातों को लेकर दिल्ली में बैठक हुई है। साथ ही साथ इससे पहले भी जैसे ही संख्या बल आया था, उसको लेकर यहाँ पे बीजेपी के जो दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ़ोन करके और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत की कल। और इस तरीके से अब जो तस्वीर है उसमें बेहद प्रभावी भूमिका होगी। साथ ही साथ बिहार का जो प्रतिनिधित्व है केंद्र की सरकार में, उसमें एक अच्छी खासी संख्या और साथ ही साथ नए जो चेहरे हैं, वो चेहरे देखने को मिलेंगे। तो अब इस पर सबकी उम्मीद टिकी हुई है कि किस तरीके का स्वरूप होगा, कौन से लोगों की भागीदारी होगी। ये बहरहाल आंतरिक मामला होता है स्थानीय पार्टियों का। हालांकि प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है मंत्रिमंडल के गठन को लेकर, लेकिन जब गठबंधन की सरकार होती है तो उसमें जो सहभागी घटक दल हैं, उनके जो शीर्ष नेतृत्व है, उनके अनुसार जो नाम दिए जाते हैं, फिर वो रेकमेंड होते हैं और फिर उस तरीके से मंत्रिमंडल में उन स्थान। ठीक है रजनीश, एक सवाल यहाँ पर और है। रजनीश, एक सवाल यहाँ पर और है कि जैसे ही रिजल्ट आया, या रिजल्ट अभी आ ही रहा था, कि उसके बाद अचानक से नीतीश कुमार ट्रेंड करने लगते हैं, तरह तरह की बातें होने लगती हैं, नीतीश कुमार को ऑफर दिए जाने की बात सामने आती है, बड़े बड़े नेता बयान देने लगते हैं। चलिए भाई, वीरेंद्र तक तो ठीक है, लेकिन संजय राउत तक से बयान आने लगता है। लेकिन अब जब समर्थन पत्र सौंप दिया है JDU ने, तो फिलहाल अटकलों पर विराम लग गया है। लेकिन वो पोस्टर याद आता है पटना की सड़कों पर जो लगा था रजनीश, कि नीतीश कुमार सबके हैं। देखिए, नीतीश कुमार सबके हैं। दूसरी बात है कि समर्थन पत्र सौंप देने का मतलब ये नहीं है कि कोई कोर्ट में रेवेन्यू स्टंप साट कर और इस तरीके से बातें हो गई कि वो बदलेगी नहीं। तो बहरहाल ये राजनीति है, और राजनीति में जिस तरीके से ट्रेंड रहा है और जो पिछले अनुभव रहे हैं, उस अनुभव के आधार पर या फिर जिस तरीके से एक जो व्यवहार देखने को मिला है, उसके आधार पर आगे का आकलन तो किया ही जा सकता है। और राजनीति में ये वाजिब भी है, लाजमी है। और जो व्यवहार देखने को मिला है कि मौका पर या फिर ऐन मौका पर एक खेमा से दूसरे खेमा में और अपनी प्रतिबद्धता जो है वो बदल लेते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो इसको लेकर तो अब बिहार में छोटा छोटा बच्चा भी, बेशक वो राजनीति की समझ न रखता हो, लेकिन इस बात को वो बोलते हैं कि चाचा किधर जाएंगे। तो अब ये जो अभी मौजूदा जो संख्या बल आया, वैसे ही ये ट्रेंड करने लगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। चूँकि संख्या बल के हिसाब से भी बेहद महत्वपूर्ण हो गई JDU के 12 जो सांसद हैं उसके संख्या वाली पार्टी।
और उसी तरीके से उसके मुखिया नीतीश कुमार। तो ऐसे में ये लाजमी भी है। और दूसरी ओर से जो गठबंधन के जो नेता हैं उन्होंने अपनी ओर से जो संभावनाओं की बातें कह दी या गठन को लेकर बैठक और तमाम आगे की बातें कह दी, और जिस तरीके से एक अप्रोच की भी बातें हो गई, इन बातों के बीच में राजनीतिक गलियारों में और चूंकि सरकार के गठन को लेकर और हर चौक चौराहे पर अपने देश में और बिहार में जो राजनीति है खास तौर पे उसमें जागरूकता और एक चर्चा जो है सरेआम है। हर कोई इसकी समझ रखता है और हर कोई चाहता है और जानना चाहता है कि आगे क्या कुछ तस्वीर हो सकता है, और अपने हिसाब से इन बातों को जो आंकड़े डाटे और जो मौजूदा स्थिति है उसके विवेचन होते हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कई सारी बातें शुरू हो गई। और हो भी क्यों ना, देखिए राजनीति में कोई अस्थाई दोस्त और दुश्मन तो है नहीं। अगर नीति सिद्धांत और वाद की भी कोई बात नहीं है तो अपनी आगे की एक बेहतर जो लाभ नफा नुकसान घाटा ये जो बातें हैं वो महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल रजनीश, ये बातें महत्वपूर्ण हो जाती है। देखने वाली बात है। राहुल हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी दिल्ली से। राहुल, क्या अपडेट इंडी गठबंधन की बैठक को लेकर? एनडीए की बैठक तो हो गई लेकिन INDIA की बैठक होने वाली है। देखिए INDIA की गठबंधन बैठक अब होने वाली है और उसकी बैठक के लिए तमाम जो नेता हैं वो सारे के सारे नेता पहुंचना शुरू हो चुके हैं INDIA गठबंधन के लिए। चाहे वो प्रियंका गांधी हों, संजय राउत हों, ये तमाम जो नेता हैं वो सारे के सारे पहुंचने लगे हैं। जितने घटक दल हैं वो वहाँ पर पहुँचना अब शुरू चुके हैं। ये बैठक क्योंकि NDA की जो बैठक के बाद अब जो INDIA गठबंधन की बैठक है उस INDIA गठबंधन से निकलेगा कि आखिर में क्या INDIA गठबंधन करने जा रही है, क्या यहाँ पर जोड़ तोड़ की राजनीति करने जा रही है, जोड़ तोड़ करने जा रही है, या विपक्ष में बैठना पसंद करेगी। वो सारी चीज़ें निकल करके सामने आएगी और उसका इंतज़ार अब करना होगा। जो INDIA गठबंधन खड़गे के जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके आवास पर ये बैठक के लिए सारे के सारे नेता पहुंचने शुरू हो चुके हैं। अब से थोड़ी देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी और काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक कहा जाए कि INDIA गठबंधन, क्योंकि आगे का फ्यूचर जो फेट है उसके ऊपर डिसाइड होगा INDIA गठबंधन का कि INDIA गठबंधन किस तरीके से उसका गठबंधन का फेट क्या रहेगा। कई एक जगहों पे चुनाव भी होना है, अगले साल चुनाव होना है, जिसमें खास तौर पे बात किया जाए कि उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, इन जगहों पे चुनाव होना है। उन जगहों पे क्या INDIA गठबंधन एक साथ में यहाँ पर फाइट करेगा, इन सभी चीज़ों को लेकर के ही ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक INDIA गठबंधन की रहेगी। उसके साथ ही सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण रहेगा कि क्या विपक्ष में बैठेंगे या यहाँ पर किसी तरीके से फिर से अपनी दावेदारी यहाँ पर इनके द्वारा एक बड़े कोalition पार्टनर बना करके और उसके बाद अपनी दावेदारी यहाँ पर ठोकने का प्रयास किया जाएगा। उन सभी के लिए इंतजार करना होगा क्योंकि इंडिया गठबंधन की बैठक अब से ही थोड़ी देर में शुरू होने वाली है, जिसके लिए नेता, उनके जो घटक दल के नेता हैं वो सारे के सारे पहुंचना शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल, तो उसमें हो सकता है कि संयोजक का ऐलान किया जाए, जो चेयरपर्सन का ऐलान किया जाए कि इंडिया गठबंधन का चेयरपर्सन कौन होगा, इंडिया गठबंधन का संयोजक कौन होगा। इस तरह की बातें इस मीटिंग से निकलकर सामने आ सकती हैं। रजनीश का रुख करना चाहेंगे। रजनीश पटना से हमारे साथ बने हुए हैं। रजनीश, दो बातें जो आप कह रहे थे कि पिछली बार भले ही 39 सांसद थे लेकिन प्रतिनिधित्व उस तरीके का नहीं था। ठीक है, मंत्री बने हुए थे, पशुपति पारस मंत्री बने हुए थे, कुछ दिनों के लिए RCP सिंह मंत्री बने हुए थे, लेकिन प्रतिनिधित्व नहीं था। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि ठीक है, चिराग पासवान पिछली बार 6 सीटें जीतकर जाते हैं, न पार्टी बसती है, न बंगला बसता है, न वो आवास बसता है दिल्ली में, सब हमने देखा, सब आंखों के सामने है। ठीक, नीतीश कुमार नहीं चाहते थे, उस वक्त परिस्थिति ऐसी थी कि RCP सिंह मंत्री बने, वो बने, बाद में पार्टी से भी जाना पड़ा, तमाम परिस्थितियां आई। क्या लग रहा है कि इस बार सारी चीज़ों का हिसाब ये लोग कर लेंगे? देखिए, इतना तो तय है कि चूंकि लोक जनशक्ति पार्टी ने 100% अपना स्ट्राइक रेट दिया है, 5 में 5 सीटें जीती हैं, और साथ ही साथ उनके वोट फीसदी जो है वो भी चूंकि कम सीटों पे चुनाव लड़ी थी, लेकिन लगभग 6.25 से 6.5% का वोट प्रतिशत है। और ये जो सारी सीटों पर बड़े अंतर से जीते हैं, जो जीते हैं रजनीश, सारी सीटों पर। बिल्कुल, यही बड़ी बात है कि देखिए, तमाम कई सारे दिग्गज जो है वो पटकनी उन्हें मिल गई। बीजेपी जो है वो उनका सीधा मुकाबला जिन जगहों पे वो हारे हैं वो RJD से हारे हैं। इसके अलावा JDU की बात कर ले तो उनके भी जो उम्मीदवार हैं जिस पर दाव लगाए थे, और साथ ही साथ उनकी भी सीट की जो संख्या है पिछले बार जो 16 थी वो इस बार 12 हो गई जो जीत कर आए हैं उसमें।
तो इस तरीके से देखें तो 4 का नुकसान उनका है, 5 का नुकसान बीजेपी का है। तो ये नुकसान जो है एक एलजेपी जो है वो अपना 100% जो उन्हें जिम्मेदारी जवाबदेही जिन सीटों की मिली भागीदारी में, उस भागीदारी में वो सफल उतरे हैं। तो ऐसे में उनका जो है कैबिनेट में जगह स्थान मिलना तय है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जेडीयू के ओर से जिस तरीके से पहले एक सीट को लेकर जो जिच बनी हुई थी और जो ये पूरा एक तरीके से कहें कि पॉलिटिकली जो एक पार्टी के अंदर जो आंतरिक कलह की स्थिति देखने को मिली, चाहे वो ललन सिंह हो, आरसीपी हो या तमाम तरह की बातें, या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जिस तरीके से एक अंदर खाने का जो मनमुटाव जो बाद में एक पार्टी से निष्कासन के साथ उसकी परिणति हुई। आरसीपी सिंह की जो कि थिंक टैंक माने जाते थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दाहिने हाथ माने जाते थे, वजह सिर्फ यही थी कि एक स्थान से 2 स्थान को लेकर जो सीटों का सामंजस्य है कैबिनेट में वो नहीं हो पा रहा था, जिसका परिणाम ये हुआ कि जेडीयू जो है बिहार में आंतरिक अपने स्तर पर, पार्टी के स्तर पर कमज़ोर हुई या फिर संगठन के स्तर पर खींचतान बनी। लेकिन अब वो स्थिति नहीं होगी। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरीके से चाहेंगे उस तरीके से उनके लोगों को वहाँ पे स्थान मिलेगा, चूँकि अब वो दबाव की राजनीति की स्थिति में है और बार्गेन करने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार माहिर माने जाते हैं, जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू भी दबाव और साथ ही साथ बार्गेन करने में माहिर माने जाते हैं। तो इस तरीके से अब स्पष्ट है कि जो गठबंधन की जो सरकार बननी है उसमें अब अभी तक पूर्ण बहुमत में अपने बूते बीजेपी थी, पिछले 2 बार की बात करें 14 और 19 में, लेकिन इस बार सरकार तो गठन हो रहा है, लेकिन जो गठबंधन की ये सरकार है एक बार फिर से 10 वर्षों के बाद लौट आई है देश की राजनीति में, केंद्र में। और इसमें अब हर एक दल की अपनी एक अहमियत होगी, चाहे वो दल छोटा ही क्यों न हो। यहाँ तक कि एलजेपी रामविलास, इनकी भी अपनी एक वजूद और एक हैसियत होगी और उन अपनी बातों को कहने और जानने के साथ किसी भी बात को लेकर वो खड़े हो सकते हैं या रिजिड हो सकते हैं। इस बात को केंद्र सरकार को समझना भी होगा और समझा भी जाएगा, चूँकि जो मौजूदा परिस्थितियों का तकाजा होता है राजनीति में उसे तवज्जो दिया जाता है। और यही वजह है कि जो तेवर सरकार चलाने को लेकर बीजेपी की पिछले अगर 10 वर्षों में रही है, उसमें थोड़ी तब्दीलियां जो है निश्चित तौर पे बड़े फैसले लेने को लेकर दिखाई जो है वो देगा। और यही परेशानी का सबब भी है बीजेपी के लिए। और सिर्फ इतना भर नहीं है, ये तो केंद्र की राजनीति है, लेकिन बिहार की राजनीति कह दें तो ये जो संख्या बल है और जो परिणाम आए हैं, इसको लेकर यहाँ अब 25 में चुनाव होने हैं, लेकिन 24 से 25 का जो 1 साल है, यहाँ पे अब आगे क्या होगा, किस तरह की बातें होंगी। चूँकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी कई सारी बातें अंदर खाने हो रही थी और बीजेपी की भी अंदर खाने कई तरह की बातें जो है प्लानिंग चल रही थी। लेकिन सवाल है कि जब संख्या बल के हिसाब से अगर राजनीतिक पार्टी या फिर इस तरीके से चीज़ें अगर मनोनुकूल न हो, वो कमजोरी रह जाए, तो फिर अपनी ओर से किसी कदम को उठाने के पहले कई बातें सोचनी पड़ती है। यही पशोपेश की स्थिति बिहार की राजनीति में भी बीजेपी की हो गई है कि आगे किस तरीके से 1 साल का जो ये पूरा टर्म है उसमें कैसे क्या होगा, और 25 का जो लड़ाई है उसको लड़ने को लेकर चेहरों से लेकर और आगे की तमाम बातें जो हैं ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। लेकिन बहरहाल अभी देश की राजनीति में केंद्र में जो गठन होनी है सरकार की, उसको लेकर बातें हैं। और साथ ही साथ जो इंडिया गठबंधन है उनकी ओर से किस तरीके का इनिशिएटिव है या अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है। ठीक है रजनीश, एक बार हम अपने सहयोगी राहुल के पास चलते हैं, कुछ अपडेट है, क्या अपडेट है राहुल? देखिए, तमाम जो इंडिया अलायंस के घटक दल हैं वो उनके अब डी राजा भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं, सीताराम येचुरी पहुँच चुके हैं। तो ये तमाम जो घटक दल के नेता हैं वो सारे के सारे पहुँचना शुरू हो चुके हैं और पहुँच चुके हैं। अब ये बैठक थोड़ी देर में शुरू होने जा रही है और ये महत्वपूर्ण बैठक भी रहेगा। संयोजक हो या चाहे देखा जाए कि आगे फ्यूचर का किस तरीके का फेट रहेगा, यहाँ क्या विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे या यहाँ पर जोड़ तोड़ करने की कोशिश करेंगे और अपनी सरकार बनाने की कोशिश करेंगे, इन सभी के ऊपर ही कहा जाए कि आज की बैठक से पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल राहुल, जो बात कही जा रही है कि हो सकता है कि कन्वेनर और जैसे यूपीए का चेयरपर्सन होता था उसी तरीके से इंडिया गठबंधन का कोई चेयरपर्सन चुना जाए, क्या ये भी हो सकता है? जाहिर सी बात है, एक कन्वेनर यहाँ पर चुना जा सकता है, चेयरपर्सन यहाँ पर चुना जा सकता है कि जो कि पूरा का पूरा
यह देखेगा कि आखिर में इस गठबंधन को और कैसे मजबूती दिया जाए। जो आगे आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव कई एक राज्यों में है, उन राज्यों में किस तरीके से एक साथ में कोalition में जाएं, उनको कैसे और मजबूती प्रदान किया जाए। खास तौर पे जब यूपी की हम बात करते हैं, यूपी में आपने देखा होगा कि किस तरीके का प्रदर्शन यहाँ पर लोकसभा के चुनाव में देखने को मिला। उसके साथ ही साथ दिल्ली में भी चुनाव है अगले साल, तो दिल्ली में जब अगले साल चुनाव है तो वहाँ पर किस तरीके से साथ में जाकर के जाएं और दूसरे जो क्षेत्रीय दल हैं उनको अपने साथ में कैसे लेकर के आया जाए और इस गठबंधन को और बड़ा बनाया जाए। इसके अलावा कहाँ पे थोड़ी सी चूक रह गई कि इतना बड़ा गठबंधन बनाने के बाद भी सत्ता के पास नहीं जा पाए। जो जादुई आंकड़ा है, जो मेजॉरिटी का आंकड़ा है, उस मेजॉरिटी आंकड़े के पास नहीं पहुंच पाए और क्या मेहनत करने की ज़रूरत है। इन सभी चीज़ों के ऊपर ये कहा जाए कि एक चर्चा होगी। कन्वेनर चेयरपर्सन की भी यहाँ पर रहेगा कि आखिर में कौन किसको बनाया जाता है, उसका भी इंतज़ार करना होगा, जो कि जिसकी अगुवाई में ये पूरा का पूरा गठबंधन आगे बढ़ेगा। जी चलिए ठीक है राहुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ झारखंड से धीरज ठाकुर जुड़े, लेकिन उससे पहले संजय राउत कुछ कह रहे हैं, सुना देते हैं। त्याही बळी जाईल, एकनाथ शिंदे याने राजीनामा द्यावा। ही जर सामुदायिक जबाबदारी असेल तर मग राज्याचे मुख्यमंत्री कसे सुटतात? देवेंद्र फडणवीस। चलिए तो सुन रहे थे आप, तमाम रिएक्शन सब आएंगे। हमारे साथ झारखंड से हमारे रेजिडेंट एडिटर धीरज जी जुड़ गए। धीरज जी देखिए, एनडीए की बैठक तो हो गई, जो उनके घटक दल है समर्थन पत्र सौंप दिया। कहा यह जा रहा है कि 7 जून को सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया जाएगा। INDIA की बैठक हो रही है, अहम बैठक है, जो कि इसी बैठक में यह तय किया जाएगा सरकार बनाने की कवायद कोशिश करनी है या विपक्ष की भूमिका में रहना, और रहना है तो कैसी भूमिका होगी। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, जेएमएम नेता कल्पना सोरेन, ये दोनों इस बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं। तो इन दोनों की भूमिका भी, या हम यूं कहें कि क्षेत्रीय दलों की भूमिका इस चुनाव के बाद काफी अहम रूप से उभर कर सामने आई है। बिल्कुल, क्षेत्रीय दलों की भूमिका इस बार बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, चाहे किसी भी दल में हो और को भी दल में हो, चाहे एनडीए में हो या इंडिया गठबंधन। लेकिन इन सारे सवालों के साथ मेरे साथ राजेश ठाकुर हैं, अध्यक्ष कांग्रेस का झारखंड प्रदेश का। सीधे जानते हैं, इंडिया की बैठक खत्म हो गई राजेश जी, अब इंडिया गठबंधन की बैठक हो गई। क्या आप लोग सरकार बनाएंगे? उस पर मंथन चल रही है कि कैसे पूरा किया जाए। ये नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर डोरे डालेंगे या फिर आप लोग विपक्ष में के लिए रणनीति बना रहे हैं? देखिए, तो कल से प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं सरकार बनानी है, सरकार बनानी है, तो पहले उनको बनाने दीजिए। हम लोग अपनी रणनीतिक बैठक कर रहे हैं, किस तरह से जो पूरे चुनाव का आकलन कर रहे हैं कि हमने किस तरह से लड़ाई लड़ी, हमने किस तरह से जीत हासिल की है, किस तरह से हमने जो वायदे किए हैं उसको पूरा करना है और उस पर खड़ा उतरना है। जो संविधान बचाने की बात हो, लोकतंत्र बचाने की बात हो, और जो गारंटीज आदरणीय राहुल गांधी जी ने दी है, उसको कैसे हम उस गारंटी के लिए लड़ाई लड़ सके। अगर हम सरकार में नहीं भी हैं तो हम कैसे लड़ाई, उन सारी बातों पर चर्चा है। हमारे यहाँ सरकार बनाने के लिए चर्चा नहीं हो, सरकार बनाने के लिए वो बुला रहे हैं नायडू जी को नायडू बाबू बोल रहे हैं, नीतीश जी को नीतीश बाबू बोल रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक जो हम लोगों का काम था अहंकार को तोड़ने का, वो हमने तोड़ा है और अब वो बैठक कर रहे हैं वो लोग सरकार बनाने का। उन्होंने तिथि भी सूत्रों के हवाले से और मुखबिरों के हवाले से चलवा दिया है कि इतनी तारीख को हम शपथ रणनीति नहीं है। इस तरह देखिए, हम रणनीति देश के लिए अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के लिए बनाते हैं, हम सत्ता पाने के लिए नहीं बनाते हैं। हमारी सभी घटक दल हैं और हम तानाशाह भी नहीं हैं। घटक दल के साथ ही बैठेंगे, सब लोग बातचीत करेंगे कैसे हम लोगों को देश की राजनीति में अपनी भूमिका निभानी है, कैसे हमने जो वादा किया उसको पूरा करना है। इस बार क्षेत्रीय दलों की भूमिका, चाहे इंडिया हो या एनडीए हो, दोनों गठबंधन बहुत ज़बरदस्त हो गई है। आज कल्पना सोरेन और चंपई सोरेन सीएम खुद भी वहां बैठक में शामिल होने गए हैं। तो क्या लगता है कि इस बार उनकी जो भूमिका है उसको पूरी तरह नज़रअंदाज या जिस तरह से पहले करते थे उस तरह से नहीं होगा? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ कभी इस तरह की भूमिका को नज़रअंदाज कभी भी नहीं किया गया। तमाम परिस्थितियों में हम साथ खड़े रहे, चाहे यहाँ सरकार को डिस्टर्ब करने की बात हो, चाहे सरकार बनाने की बात हो, चाहे आदरणीय राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के क्रम में आए और उससे एक दिन पहले हमारे मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी कर ली गई हेमंत सोरेन जी की, उस परिस्थिति में हम लोगों ने जाकर के बिल्कुल साथ खड़ा होने का काम किया। तो हमारे यहाँ ये सब दिक्कत नहीं है।
जिन लोगों के यहाँ दिक्कत हुई है, जैसे चिराग पासवान जी हैं, तो चिराग पासवान जी के पिता रामविलास पासवान जी का निधन हुआ, तो कैसे उनको टूर कर दिया था वो सबने देखा है। हम लोग उनसे पूरी समय सहानुभूति रखते थे कि इनके साथ ऐसा हुआ है। फिर अभी उनके भाई को टूर कर दिया, वो अब उनके साथ सहानुभूति रहती है कि भाई बेचारे के साथ अच्छा नहीं हुआ। नीतीश जी का आपने देखा हुआ है। नायडू जी के बारे में सब लोग जानते हैं किस परिस्थिति में उनको विशेष राज्य का दर्जा दे करके देने की बात कही गई और अंत में उनको साथ छोड़ के जाना पड़ा। तो ये उनका मसला है, उस पर हम बहुत ये नहीं करेंगे। हमारे यहाँ रवैया ये रहा है शुरू से कि सबको साथ लेकर के चलना है, सबसे बातचीत करनी है, सबके साथ रणनीति बनानी है। धीरज जी, उस मामले में एक सवाल हमारी तरफ से पूछ लीजिए धीरज जी कि झारखंड के रिजल्ट को किस तरीके से देखते हैं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष? अगर कोई सवाल हो तो बताएं। सवाल ये था धीरज जी कि झारखंड के नतीजे को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किस तरीके से देख रहे हैं? जी बिल्कुल, ये सवाल है कि झारखंड में जो नतीजे आए हैं, पहले ज़्यादा थे एनडीए, इस बार 9 से 5 आप लोग हुए, किस तरह से ये देख रहे हैं इस नतीजे को आप लोग? देखिए, हम लोग सकारात्मक तरीके से देख रहे हैं और ये समझते हैं जो पूरे देश में एक आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से लोगों से जुड़ने का काम किया और जो लोगों की समस्याओं को समझने और सुनने के बाद एक ऐसा न्याय पत्र लाया जिसमें लोगों का विश्वास बढ़ा। सिर्फ हम झारखंड में ही नहीं, पूरे देश में अच्छा किए, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है और उस पर खड़ा उतरना, जिस तरह से लोगों ने हम पर विश्वास जताया है, तो उस पर खड़ा उतरने की बात है। जहाँ तक तो केंद्र में अगर हमारी सरकार नहीं है तो निश्चित रूप से राज्य सरकार का दायित्व बढ़ जाता है, तो अब हम लोग उस पर एक्ट करेंगे। रोजगार देने की बात कही और बाकी सारी चीज़ें कही है हम लोगों ने, उसको पूरा करने का राज्य सरकार के माध्यम से प्रयास करेंगे और उनके जो दिए गए वायदे हैं उस पर हम लोग खड़े रहेंगे। तो एक बड़ी खबर आ गई है धीरज, एक बड़ी खबर इस वक्त आ गई है कि एनडीए की बैठक में प्रस्ताव पास हुआ है। नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुना गया है, सर्वसम्मति से एनडीए के नेता चुने गए हैं नरेंद्र मोदी। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है एनडीए की बैठक से। इससे पहले जो बड़ी खबर थी वो ये थी कि टीडीपी ने और जेडीयू ने समर्थन का पत्र दे दिया है और अब ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता सर्वसम्मति से चुना गया है। यानी कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री होंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। तो खबर यह है कि नेता चुन लिया गया है नरेंद्र मोदी को। अभी जो बैठक हुई एनडीए की उसमें सर्वसम्मति से एनडीए के नेता चुने गए नरेंद्र मोदी। यानी अब यह साफ हो गया है कि सरकार गठन एनडीए की ओर से और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होंगे। तो लगातार जो अपडेट्स निकलकर सामने आ रही है वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको बता दें कि एनडीए की बैठक से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को गठबंधन का नेता चुन लिया गया है, एनडीए गठबंधन का। उसके बाद अब नज़र इस बात पे होगी कि सरकार का चेहरा क्या होगा, नज़र इस बात पर होगी कि कौन सा विभाग किस सहयोगी को दिया जाएगा और नज़र इस बात पर होगी कि 10 साल तक पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने के बाद, 10 साल तक 2/3 बहुमत से मजबूत एक सरकार चलाने के बाद जब गठबंधन की सरकार चलाएंगे नरेंद्र मोदी, तो उसमें क्या कुछ अंतर आएगा, क्या कुछ बदलाव आएगा, इस पर सबकी नजरें टिकी रहेगी। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पटना से उनके पास चलते हैं। रजनीश, खबर आ गई है कि पहले तो समर्थन पत्र सौंपने की खबर आई, फिर इसके बाद आया कि नरेंद्र मोदी को नेता चुन लिया गया है एनडीए का। ये तो खैर औपचारिकता थी, चुनना ही था। लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि सरकार भले नरेंद्र मोदी चलाएंगे लेकिन सरकार अलग होगी, सरकार के काम करने का तरीका अलग होगा और सरकार का चेहरा भी अलग से होगा। जो सहयोगी साथ बैठेंगे उनका चेहरा भी अलग होगा। रजनीश जी बिल्कुल, देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो एक औपचारिकता है, जो सिस्टम है, एक जो सलीका तरीका है, तो पहले रिजिग्नेशन था और उसके बाद फिर नए सरकार के गठन की बातें हैं, लेकिन उससे पहले नेता चुनना है जो बहुमत दल के तमाम सारे लोग हैं। और इसमें कहीं कोई शक सुबह की बात नहीं थी, चूँकि चुनाव ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के नाम पे लड़ा गया, वोट उनके नाम पे मांगे गए और साथ ही साथ ये भी सच है कि वोट उनके नाम पर मिले हैं। गठबंधन के भी तमाम लोगों की जीत में
बहुत बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे की रही है। बहरहाल वो नेता चुन लिए गए हैं जो कि औपचारिकता महज थी और अब सरकार के गठन को लेकर उनकी ओर से दावेदारी जो है वो पेश होनी है और राष्ट्रपति भवन में, और फिर वहां से आमंत्रण होगा, एक समय जो शेड्यूल्ड होगा उसके तहत फिर शपथ ग्रहण समारोह होंगे। ये तमाम सारी प्रक्रियाएं हैं और ये महज औपचारिकता है। जहां तक है कि गठबंधन के सरकार चलने को लेकर और साथ ही साथ अब उसमें क्या कुछ तब्दीलियां जो है वो देखने को मिल सकती है। देखिए, तमाम जो बड़े फैसले इस बार लिए गए हैं उसमें बीजेपी के अपने जो जनता से दावे थे, वादे थे, या फिर उनका अपना जो एक एजेंडा था जनहित को लेकर, राष्ट्रहित को लेकर, या फिर जो कमिटमेंट था इन तमाम सारी बातों को लेकर। हालांकि कई ऐसे निर्णय थे जिससे कि घटक दल जो हैं उनकी उसमें उतनी सहभागिता या फिर उनका समर्थन उस तरीके से हासिल नहीं था। कई ऐसे मुद्दे मसले थे जिस पर आप देखेंगे कि बीजेपी और जेडीयू के राय जो थे वो मेल नहीं खाते थे, लेकिन बावजूद इसके उन तमाम बातों को मूर्त रूप दिया गया। कहीं पे जो हार्ड लाइन वाली जो बातें हैं या फिर जिस तरीके से सांप्रदायिक गैर सांप्रदायिक तमाम सारी ऐसी बातें हैं, या फिर कई ऐसे मसले मुद्दे हैं जिसको कि बीजेपी अपने तरीके से उसे करना चाहती है, लेकिन अब इन छोटे छोटे जो दल हैं उनकी न सिर्फ सहमति ज़रूरी होगी बल्कि रायशुमारी से लेकर और उस पर उनका मुहर लगना भी अब ज़रूरी होगा। और लिहाजा अब अपने तरीके से एक स्वतंत्र और जो भी देश हित में जो प्रोजेक्शन है पार्टी का, बीजेपी का, और एक निर्णय लेने का, उसमें अब कहीं ना कहीं एक अंकुश जो है वो ज़रूर होगा। और ये अंकुश का काम विपक्ष नहीं बल्कि विपक्ष तो अपनी जगह पे है ही, जो अपनी भूमिका जो है विरोध के जरिए या सकारात्मक विरोध के जरिए वो जताएगी या फिर करेगी, लेकिन गठबंधन के जो घटक दल हैं एक टैबू, एक नियंत्रण जो है निश्चित तौर पे वैसी बातों को लेकर होगा जिसमें एक मुश्त रायशुमारी जो है वो नहीं होगी। तो लिहाजा वैसे कदम उठाने से पहले बीजेपी को कई बार सोचना होगा या फिर रायशुमारी करके उस पर एक आम राय बनानी होगी। और अगर छोटे पार्टी भी अगर उसमें सहमत नहीं है तो फिर वैसे फैसले और कदम उठाने में उन्हें दिक्कत की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। ये एक बड़ा अंतर जो है देखना पड़ेगा, क्योंकि गठबंधन की राजनीति में केंद्र में देश को चलाना एक बड़ी चुनौती है और उस चुनौती का सामना बीजेपी को फिलहाल अब करना पड़ेगा। बिल्कुल रजनीश, एक महत्वपूर्ण सवाल है, एक और सवाल है महत्वपूर्ण जिस पर बात हमें करनी चाहिए कि अब 2019 में लोकसभा चुनाव होता है, जेडीयू 16 सीटें जीतकर सामने आती हैं, 17 से 16। उसके बाद चुनाव होता है 2020 का विधानसभा का, जेडीयू की ताकत कम हो जाती है। हम सब ने देखा कि 40-42 सीटों पर आकर सिमट गई, सबसे बड़ी पार्टी कभी हुआ करती थी बिहार की। उसके बाद लगातार ये हुआ कि नीतीश कुमार की ताकत कमज़ोर हो गई, नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी हो गए, ये हो गए, वो हो गए। लेकिन अब जब लोकसभा चुनाव का परिणाम सामने आया है तो ये हम कह सकते हैं कि क्या हम ये कह सकते हैं कि बिहार में एक बार फिर से जेडीयू कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार होगा जब नीतीश कुमार के हाथ में सत्ता की कमान आ गई या किंग मेकर बनकर उभरे? देखिए, ऊर्जा का संचार तो इस तरीके से हुआ है इस चुनाव परिणाम में, जो संख्या बल राजनीतिक पार्टियों के मिले हैं उसके बाद से जेडीयू के समर्थक और उनके कार्यकर्ता नेताओं के ऊपर, कि जैसे भीषण गर्मी के बाद मानसून की फुहारें आ गई हों या फिर बिल्कुल तपिश धूप में चल रहे हैं और चेहरे पर कोई पानी का, ठंडा पानी का छींटा डाल दिया हो, और जो ताजगी का एहसास होता है वही ताजगी का एहसास आज जेडीयू के तमाम सारे नेता और कार्यकर्ताओं को महसूस हो रहा है। उनके चेहरे खिले हुए हैं और बांछें खिली हुई है और अब खुलकर वो अपनी बातों को कह रहे हैं कि आज उनके नेता की प्रासंगिकता बिहार में किस कदर है और देश में ये साबित हो गया है। और साथ ही साथ कई सारी दावेदारी न सिर्फ अपने स्तर पर वो कर रहे हैं बल्कि सोशल मीडिया पर भी तमाम सारे नेता और प्रवक्ता जो हैं अपने तरीके से इस बात को वजूद के साथ रखकर गौरवान्वित हो रहे हैं। तो जाहिर तौर पे बेशक संख्या बल जेडीयू के कम क्यों ना हो गए हों, 16 से वो 12 पे क्यों ना आ गए हों, लेकिन परिस्थितियां, और देखिए राजनीति तो परिस्थितियों का खेल है, संख्या बल का खेल है, और इस संख्या बल में कम संख्या का महत्व भी इतना ज़्यादा हो गया है कि उनकी बाँछें खिल गई है और अब अपने तरीके से वो चीज़ों को कहने, मनवाने, लागू करने और तमाम बातों को लेकर, नीति निर्धारण को लेकर उसमें उनकी सहभागिता और उनकी मौजूदगी जो है वो मायने रखेगी। और यही वजह है कि वो काफ़ी खुश हैं और जेडीयू की जो एक तरीके से कहें कि आप बल्ले बल्ले है, न सिर्फ केंद्र की राजनीति में बल्कि इस चुनाव परिणाम के अगर
तस्वीर कुछ इतर होते तो जाहिर तौर पे बिहार की राजनीति में उसका असर होता और इसका नफ़ा नुकसान या आगे पीछे का जो मसला है जेडीयू को उठाना और देखना पड़ता। लेकिन बहरहाल अब बिहार की राजनीति में भी मौजूदा जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें इनकी स्थिति यहाँ भी मजबूत हो गई है, क्योंकि बीजेपी अब अपने कदम उठाने से पहले कई बार उन्हें सोचना पड़ेगा और किसी बात को कहने या फिर एक लकीर खींचने से पहले जिस तरीके से अकेले चुनाव में जाने से लेकर नेता से लेकर कई सारी बातें थी, उन बातों को लेकर भी बीजेपी को अब फिर से सोचना होगा और नए तरीके से सोचना होगा बिहार की राजनीति। ठीक है रजनीश, ठीक है। रुक करेंगे रांची का, जहां से धीरज ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज जी, ये तो कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने वाली बात होती है कि हम